हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए विज्ञान और जीके का इस सीरीज में 2018 से 22 तक पूछे गए सभी सवालों को टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, जिसका आज हमारा 7वां वीडियो है। तो केमिस्ट्री जो हमारा शुरू हुआ है, केमिस्ट्री का 7वां वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें संयोजकता और रासायनिक आबंध के बारे में जितने भी सवाल होंगे 50+ MCQ, ये सभी सवालों के माध्यम से आप सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको जानना है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और ये भी आपको देखना है कि सवाल जो पूछा जाएगा वो आपका जुट रहा है या नहीं जुट रहा है, तो अगर आपको अपना एग्जाम में सवाल आपको मिलवाना है यहाँ से, तो अब वीडियो को आप जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल में आप नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं और बाकी लोगों को शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में 7 उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। यहाँ 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। यहाँ 7 बंधन की बात की गई है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि 7 में कितने होंगे और कितना बड़ा यौगिक होगा वो भी। देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, एथेन है, मेथेन है, ब्यूटेन है और प्रोपेन है। इसमें कितने बंधनों की बात की गई है, 7 बंधन का। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला हम लोग देखते हैं एथेन। एथेन तो होता है, उसमें कार्बनों की संख्या कितनी होती है, कार्बन 2। और उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा कितना, तो हाइड्रोजन एक कार्बन के चारों तरफ होगा। तो देखिए यहाँ बॉन्ड आपको कितना दिख रहा है, तो बॉन्ड आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका एथेन ही होगा। एथेन में कितना आबंध है सहसंयोजक, तो वो 7 है। बाकी में अगर आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मेथेन में देखेंगे तो मेथेन में आपका इस प्रकार से हुआ, ये यहाँ H चारों तरफ आ जाएगा। तो इसमें जो सहसंयोजक आबंध है वो कितना है, तो वो महज 4 है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन सभी का फॉर्मूलाज आपको जानना जरूरी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं। सिंगल बॉन्ड किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CH4 या N2। तो ऐसा है कि इसमें हम लोग को चारों का हम लोग को जानना चाहिए कि किस में क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की पहले बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये हुआ आपका कार्बन और दोनों तरफ आपका क्या हुआ, दोनों तरफ आपका हुआ ऑक्सीजन। अब उसके बाद आप गौर करेंगे कि कार्बन में कितना होता है परमाणु। तो कार्बन में जो होता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या हो जाता है आपका, 1 मिनट, परमाणु संख्या होता है 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 और 4 होगा, यानी बाहरी कक्षा में कितना होगा, तो 4 होगा। तो इसका मतलब एक तरफ आपका हो जाएगा 2 ठो और दूसरे तरफ भी कितना हो जाएगा, 2 ठो। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हो जाता है परमाणु संख्या कितना, 8। तो इसका हो जाएगा 2 और 6, यानी बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 6 होता है। तो बाहरी कक्षा में 6 है और इसको 2 चाहिए। अब देखिए बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का हम लोग 6 हम लोग लिख चुके हैं। अब फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो आपका बॉन्डिंग जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये रहा, ये आपका बॉन्डिंग बन रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन का बन रहा है बॉन्डिंग, तो कितना ये इलेक्ट्रॉनों का बन रहा है, 2-2 का बन रहा है। यहाँ पर आप जोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये आपका डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड वाला तो नहीं है, यानी ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन वाले को। तो ऑक्सीजन वाले को देखेंगे तो यहाँ आपका 1 O हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना होता है, तो बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन का 6 होता है, ये आपको अभी अभी पता चला। अब बात यह है कि यहाँ 6 2 8 ये पकड़ लिया और यहाँ भी आपका 6 2 8 ये पकड़ लिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। अब हम लोग देखते हैं मीथेन तीसरा ऑप्शन में, क्योंकि ये तो आपका नहीं है। तीसरा ऑप्शन मीथेन में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ आपका मीथेन का ये सूत्र होता है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, यही आपका हो गया। इसलिए इसको इस प्रकार से बनाएं क्योंकि ऊपर आप अभी पहला सवाल में देख चुके थे। बाकी N2 की बात करें तो N2 में भी आपका क्या होता है, तो N2 में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल का कौन पूछे, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है। तो इस प्रकार इसका जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सवाल का स्तर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है। सहसंयोजक यौगिक यानी शेयरिंग से बॉन्ड बनाने वाला, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो शेयरिंग से बॉन्ड बनाने वाला कौन सा यौगिक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, उसको अभी आपको बताते हैं। देखिए P2O5 का आप जानिए ना जानिए, लेकिन इतना जरूर जानिए कि NaCl में एक होता है आपका Na+ और एक होता है Cl-। इसका मतलब ये है आयनिक यौगिक।
कैल्शियम ऑक्साइड में भी यही कहानी है, एक होता है Ca2+, एक होता है आपका O2-, ये भी आपका है आयनिक यौगिक। यहाँ MgCl में क्या होता है, एक होता है Mg2+, और Cl आपका 2 ठो है। Cl कितना है, 2 ठो है, दोनों माइनस बोला तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। जब तीनों के तीनों आपके आयनिक यौगिक हैं तो केवल एक ही आपका जो बच रहा है, एक ही बच रहा है जो आपका क्या है, जो आपका उप सहसंयोजक यौगिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल यहाँ कह रहा है, अच्छा सारे सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल है, ये भी आपको ख्याल रखना है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कहता है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से, ट्रांसफर से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलय होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक आयनिक यौगिकों को ही कहा जाता है। अब बात यह है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत, दोनों सही दोनों गलत, ये आपको बताना है, या पहला सही दूसरा गलत, जैसा भी। तो देखिए यहाँ आपका जो पहला कथन जो कह रहा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, ये भी आपका सही है। और ये जल में घुलते हैं, जैसे इसका उदाहरण आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड नमक है, तो नमक जल में घुलता है, लेकिन मिट्टी, तेल, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलय होते हैं। दोनों बातें सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 बनाने में भाग लेता है, कौन सा कोष भाग लेता है? अब देखते हैं इसका। देखिए नाइट्रोजन आपका जो होता है उसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 5 होगा। अगर इसके कोषों की बात करें तो ये हुआ आपका नाभिक, उसके बाद ये हुआ पहला कोष जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा दूसरा कोष जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 5 है। तो बाहरी वाला ही तो भाग लेगा, तो पहला वाला कोष को बोलेंगे K, तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे L। इसका मतलब इसमें जो भाग ले रहा है वह आपका कौन सा कोष है, तो आपका दूसरा कोष यानी L है। आप यहां से भी देख सकते थे, अंतिम कोष भाग लेता है यानी दूसरा कोष भाग लेता है। एक आपका हो गया K, एक आपका हो गया L। अगला बार से हम लोग केवल इसी में लिख के ये कर सकते हैं, शुरू में समझाना था इसलिए बताया गया। अगला सवाल है, सवाल कह रहा है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? कार्बन जो अन्य तत्वों के साथ मजबूत बंधन बनाता है, इसका कारण कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ कर रखता है। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ के रखता है। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के साझा युग्मों को कमजोरी, दुर्बलता से पकड़ के रखता है। कार्बन यौगिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ के रखता है। देखिए इस सवाल में सब में आपका घुमा फिरा के एक बार प्रबल एक बार दुर्बल ऐसा बात को रखा है। देखिए ऑप्शंस को काटने का तरीका, प्रबल अबंध बनाता है, प्रबल बनाता है, इसका मतलब दुर्बलता से तो नहीं पकड़ सकता है, इसका मतलब दुर्बलता ये कट जाएगा आपका और दुर्बलता ये कट जाएगा आपका। अब देखिए एक है आपका छोटा आकार, एक है आपका बड़ा आकार। कार्बन एक छोटा यौगिक है, इसका मतलब बड़ा वाला भी आपका चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बचा केवल ऑप्शन 1 ठो। तो कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों को, इलेक्ट्रॉन साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ के रखता है, इसलिए मजबूत बॉन्ड बनाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड, NH3, CH4 या फिर O2। तो किसमें सहसंयोजी बंध नहीं है? तो देखिए इसका 7वां का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। क्यों होगा ये भी आपको बताएं। देखिए जो ऑप्शन नंबर A में जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका आयनिक यौगिक है। तभी ऊपर ही आपको बताया था यह बनता है कैसे, Mg2+ और Cl- और Cl-, ये तीनों मिला के क्या बनता है, तो यही तीनों मिला के आपका बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। बाकी ये तीनों के तीनों ये सहसंयोजी यौगिक है। मेथेन के बारे में ऊपर भी बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन भी बात कर चुके हैं, बाकी अमोनिया भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एकल कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल वाला 1, 3 या फिर 4 या फिर 2। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, जस्ट यही सवाल पूछा गया है। देखिए कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप मेथेन में भी आप देखे थे, कार्बन के चारों ओर कितना था, 4। अगर एथेन की बात करें तो भी कार्बन के चारों ओर कितना, अगर प्रोपेन की बात करें कार्बन के चारों ओर कितना, 4। ब्यूटेन की बात करें तो भी कार्बन के चारों ओर कितना, कोई भी यौगिक में कार्बन अपने चारों ओर सिंगल बॉन्ड केवल 4 बनाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? N एल्युमिनियम या फिर F फ्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए
नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 7 और इसको लिख सकते हैं 2 और 5। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 3। ये फ्लोरीन का 9 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 और 7। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको तो 1 लिख सकते हैं। अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात की गई है, संयोजकता की नहीं, यानी बाहरी कक्षा में मौजूद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम किस में नजर आ रहा है? तो मैक्सिमम आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, फ्लोरीन में। इसका मतलब वही होगा सही जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कह रहा है कि तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार सही क्रम क्या है, यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन का तादाद के अनुसार। तो देखिए, अगर बात किया जाए, अभी हम लोग फ्लोरीन का देखे थे, कितना होता है? तो 9 होता है। फ्लोरीन का कितना? 9। अब दूसरे वाले में देख सकते हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 2 और 6 हो जाएगा, तो इसका आपका 6 है। कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, तो 2 और 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। लिथियम का 3 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1, तो इसका 1। तो इसका क्रम तो आपका 1 दिया हुआ है, ये वाला 9, 6, 4, 1, ये आपका ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी भी आपको देखना चाहिए। नियॉन का कितना होता है? तो नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10, तो 2 और 8, इसका मतलब ये 8 है। नाइट्रोजन का आपका दूसरा नंबर में यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो 7, तो 7, तो 2 और 5, इसका मतलब ये। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन का अभी हम लोग देखें 9, इसका मतलब ये आपका क्या है? कि ये आपका गलत है। तो देखिए, 10वां में जब आप सबको चेक करेंगे, ऐसा ही करके सबको आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन पहला वाला आपका एकदम सुटेबल बैठा है, जवाब तो आपका पहला वाला ही होगा, नहीं तो पहला वाला में आपका कुछ ना कुछ खामी जरूर दिख जाता। अब खामी बताते हैं। फ्लोरीन 9, तो 9 तो सबसे ज़्यादा है, 8 से भी अच्छा, फ्लोरीन 9 नहीं बल्कि फ्लोरीन 7 होगा, फ्लोरीन आपका 7 होगा। तो फ्लोरीन 7 एक ज़्यादा हुआ, तो देखिए ये ज़्यादा वाला यहाँ बाद में दिखा रहा है, ये ज़्यादा वाला यहाँ बाद में दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, जवाब आपका यही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कहता है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं। अगर बड़ा परमाणु है तो बॉन्ड क्या होगा वो आपको बताना है। तो बड़ा परमाणु वाला बॉन्ड, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। तो बड़ा परमाणु वाला बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है, कमजोर नहीं बहुत कमजोर होता है। अगला सवाल है N2। नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आयनिक बंध, एकल बंध, दोहरा बंध, तिहरा बंध। तो देखिए, नाइट्रोजन का यौगिक का बात ही कर लेते हैं, तभी तैसे बताया गया था। ये हुआ आपका नाइट्रोजन, ये हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और इसमें हो जाएगा 2 और 5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब देखिए, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ आपका 1 2, यहाँ 1 2। अब देखिए 5 और 3, 5 और 3 आपका क्या पकड़ लिया? तो 8 पकड़ लिया। और यहाँ भी आपका 5 और 3 क्या पकड़ लिया? तो वो भी 8 पकड़ लिया। अब देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरदारी हुआ है, तो तिहरा आबंध है। इसका मतलब जवाब आपका तिहरा आबंध वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस तत्वों में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, किस तत्वों में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताना है। देखिए, सबका बारी बारी से हम लोग को लिखना चाहिए, तब जाके हमारा अच्छा होगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो 2, 8 और 2। अब देखिए, 3 कोष भी है और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला ऑप्शन में हम क्यों जाएं? यही हमारा जवाब हो चुका है, दोनों सेटिस्फाइड। इसका मतलब 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, आगे ऑप्शन में आपको जाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, साफ से नहीं, क्योंकि सारा सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी को भी आप लिख सकते हैं। देखिए, क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7। सिलिकॉन का 14 होता है, 2, 8 और 4। किसी में 3 कोष बाहर में नहीं, 3 तो। अब उसके बाद फास्फोरस का 15, 2, 8 और 5। सेटिस्फाइड केवल कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध बनते हैं? सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक या फिर हाइड्रोजन। तो कार्बन यौगिक जो बंधन बनाता है वो सहसंयोजक है, यानी साझेदारी से बॉन्डिंग बनाता है, इलेक्ट्रॉन को ना देता है ना लेता है, बल्कि बीच में रख के अपना काम चलाता है। अगला सवाल है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? त्रिआबंध, आयनिक आबंध, एकल आबंध या द्विआबंध। तो कार्बन यौगिकों में नहीं पाया जाता है कौन सा? तो आयनिक बॉन्ड, मतलब लेन देन इलेक्ट्रॉनों का अगर होता तो उसका आयनिक बॉन्ड कहते। तो कार्बन यौगिक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब बनाता है। देखिए, सिंगल बॉन्ड वाले केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले यौगिकों को हम लोग अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन बोलते हैं। अगला सवाल है, प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ प्रोपेन की बात की गई
रही है। तो चलिए प्रोपेन लिखते हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ प्रोपेन के लिए ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब बॉन्ड आप गिन दीजिए जितना आपको दिख रहा है। तो जितना दिख रहा है गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ प्रोपेन में बंधनों की संख्या आपका कितना हो गया? तो 10 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी आयनिक यौगिक विद्युत चालकता के संबंध में बताना है। आयनिक यौगिक ठोस और गलित दोनों अवस्था में बिजली का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस में नहीं। और ठोस और गलित दोनों में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन गलित में नहीं करते। देखिए आयनिक यौगिक का बारे में बात यह है कि जैसे आयनिक यौगिक में आप नमक को ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड। तो क्या सोडियम क्लोराइड सूखा में बिजली का चालन करता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन गलित में करता है। इसका मतलब आपका जवाब ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है बी से। गलित में करता है, घुलित में भी करता है, लेकिन ठोस अवस्था में बिजली का चालन नहीं करता है। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कहता है कि प्रोपेनोन में कितने द्विआबंध होते हैं? अब इसके लिए आपको प्रोपेनोन यहाँ आपको थोड़ा सा नाम का आपका बताते हैं। देखिए इसको थोड़ा अंग्रेजी में लिखते हैं। ये हुआ आपका प्रोपेन और प्रोपेनोन। नोन ओन जिसमें होता है वो कीटोन होता है, कीटोन यानी सी। अब देखिए कार्बन आपका कितना हो जाएगा? प्रोप में 3 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? CO भी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपका 3 कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है। तो कार्बन के चारों तरफ हम 4 बॉन्ड बना चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपको फिर गिनना है कि कितने डबल बॉन्ड होते हैं किसमें? प्रोपेनॉल में। तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड आपका कितना दिख रहा है? तो दिखने में आपको केवल एक जगह दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, और वो आपका ये है। तो इस प्रकार प्रोपेनॉल में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो डबल बॉन्ड की संख्या प्रोपेन में 1 होता है, यानी 18वां का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में होगा? कैल्शियम का 20 होता है तो 2 8 8 और 2। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 और 5। एल्युमिनियम का 13 होता है तो कितना हो जाएगा इसका? पहला में 2 8 और 3। जवाब हम लोग को मिल चुका है। मैग्नीशियम का 12 2 8 और 2। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में है? तो एल्युमिनियम में है। तो इस प्रकार हम लोग जवाब जान चुके हैं। तो आपको परमाणु संख्या जरूर आना चाहिए, अदरवाइज बनेगा तो नहीं एग्जाम में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? यानी कौन है जो एक कार्बन परमाणु के साथ सिंगल डबल दोनों बनाता है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो ये सब सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन केवल एक है ऑक्सीजन, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। केवल ऑक्सीजन पर है। बाकी जो हैलो ग्रुप जो है हैलोजन, ये केवल बॉन्ड बना सकता है। कैसा? तो ये केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है। आपको याद रखना। इसका वजह भी है, इसका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसका जो संयोजकता होता है, इसका संयोजकता क्या होता है? तो संयोजकता 1 होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है? ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन या फिर मेथेन। यानी कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ठो सिंगल बॉन्ड होगा। तो किसमें ऐसा होगा वो आपको बताना है। तो एकदम इसमें सीधा बात है, यानी कार्बन कार्बन का एक ही बॉन्ड होगा, यानी एक कार्बन बस। अब देखिए बाकी हाइड्रोजन के साथ होगा। अब ऐसे 2 कार्बन वाले ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे? मेथ के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? एथ। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो एथेन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सवाल कहता है कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? ये कार्बन की बात की गई है। कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6, 2 और क्या हो जाएगा? 4। तो संयोजकता कोष में कितना हो जाएगा? तो जवाब आपका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए जिसका संयोजकता सबसे हाई हो। यहाँ संयोजकता की बात की गई है। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। इसको हम लोग लिखेंगे कितना? 2 और 5। इसका संयोजकता कितना है? संयोजकता इसका 3 है माइनस में, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पुराएगा। संयोजकता लेन देन करके कितना पूरा अष्टक पूरा करने के लिए लेन देन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 और 3। तो इसका क्या हो जाएगा? +3। ये 3 त्यागेगा और त्याग के 8 पुराएगा। लिथियम का कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 3 होता है तो 2 और 1। इसका मतलब ये 1 त्यागेगा और अपना पूरा लेगा। अब कैल्शियम का कितना होता है? 20। तो कैल्शियम का 20 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका 2 8 8 और 2। तो ये कितना त्यागेगा? 2 त्यागेगा। अब देखिए
उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का आपको चयन करना है, तो उच्चतम आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देख लेना है। तो पॉजिटिव में उच्चतम किसका है, तो आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा मैक्सिमम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है? कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे उच्च क्वथनांक वाला यौगिक यानी सबसे मजबूत बंधन किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे उच्च क्वथनांक वाला यौगिक जो है वो आपका कैल्शियम क्लोराइड है, सबसे उच्च क्वथनांक का यौगिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। सवाल कहता है कि साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन कार्बन और कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। देखिए यहाँ आपका साइक्लोहेक्सेन का बात किया गया है, तो थोड़ा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ही बेहतर होगा। साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। साइक्लो का मतलब हुआ कि सभी एक दूसरे पर गोल बनाएंगे यानी साइकिल बनाएंगे। अब देखिए प्रत्येक कार्बन 2-2 बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना कितना बनाएगा, तो और आपका 2-2 बनाएगा, और 2-2 सब हाइड्रोजन वाला रहेगा। अब देखिए कार्बन कार्बन का आपस में कितना बॉन्ड हुआ, तो आपस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ 6, यानी पहला जगह में आपका 6 भराएगा। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना हुआ, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो 12, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 2-2 बना रहा है। तो टोटल कितना हो गया 18, तो तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा 18। तो जवाब हमारा 6, 12, 18 वाला होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब 6, 12, 18 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बस इतना में आपका जवाब हाजिर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सवाल कहता है कि कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है? उनकी असहसंयोजी प्राकृतिक कारण, कार्बन यौगिकों में आबंध आयन बनने के कारण, उनकी आयनिक प्राकृतिक कारण, कार्बन यौगिक में आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण। यानी क्या कारण है कि गलित अवस्था में बिजली का चालन ये लोग कार्बन के यौगिक नहीं करते? इसका कारण है कार्बन यौगिकों में आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण। देखिए गलित अवस्था में बिजली का चालन केवल और केवल होता है आयनों के कारण, और इसमें आयन तो बनता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा कुछ हो चालन की घटना। बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले बेंजीन बनाइए। बेंजीन का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल डबल। अब देखिए बेंजीन में आपका द्विक आबंध की संख्या कितनी है, तो आबंध की संख्या आपका कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। बाकी एक एक हाइड्रोजन सब जगह आपका होगा, सब में आपका कितना क्या होगा, तो एक एक हाइड्रोजन होगा। ये भी आपको याद रखना है, सब में एक एक हाइड्रोजन। तो यहाँ डबल बॉन्ड आपका साफ साफ दिख रहा होगा 3 ठो। इसका मतलब जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 27वां का जवाब आपका 3 हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन, एल कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, के कोष में इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजकता के बारे में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो ऐसा है सबसे बाहरी कोष में, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी और उसी से संयोजकता का निर्धारण होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है एक तत्व X क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक HCl बनाता है। X तत्व को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्न में से कौन सा कथन X के लिए सही है? तो उसमें से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अगर उसके साथ HCl होता है तो क्लोरीन का संयोजकता कितना है, -1। इसका मतलब उसमें +1 संयोजकता होगा तभी बना रहा है। तो उसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम संभव है। यह धातु है, ठोस है। अब देखिए इसमें प्लस है, तो जिसका संयोजकता प्लस होता है वो आपका धातु भी होता है। अधातु गैस तो अधातु तो हो नहीं सकता है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो 1 हो सकता है या तो 5, तो दोनों तो नहीं होगा। तो जब 1 वाला सही तो 5 वाला गलत। इसका मतलब केवल 1 और 2 वाला हमारा सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसमें जवाब में ट्विस्ट क्या है। हो सकता है जवाब में कुछ अलग भी रहे। तो देखिए पहला और दूसरा सही। अब यहाँ पहला दूसरा का केवल कुछ नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पहला दूसरा और तीसरा। लेकिन एक बात देखिए, अगर ये धातु होगा तो अधातु तो नहीं ना होगा, दोनों तो नहीं होगा। इसीलिए आपका ये सवाल ही आपका गड़बड़ है पूरा। केवल 1 और 2 होगा, 3 तो आपका पक्का नहीं होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। सवाल कहता है कि इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, फ्लोरो क्लोरो दोनों आपका हाइड्रोजन है। इसका मतलब दोनों में आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो 7 होती है। दोनों में कितना, तो 7।
नाइट्रोजन में आपका कितना होता है, तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, कार्बन में कितना होता है, 4 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होता है, बोरॉन में आपका 3 हो जाएगा और ब्रोमीन में आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब समान वाला केवल किस में है, तो समान वाला केवल इसमें है। अच्छा, ब्रोमीन में 7 हो जाएगा, केवल फ्लोरो और क्लोरो, बस, बाकी किसी में समान नहीं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक उप सहसंयोजक या सहसंयोजक यौगिक है, इसीलिए यह आयनिक यौगिक तो बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। 4 तत्व PQRS, उनके परमाणु संख्या दिए हुए हैं, इनमें से कौन समान संयोजकता वाला है। देखिए कौन है उससे मतलब नहीं है, संयोजकता आपको केवल समान दिखाना है, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। तो जिसका परमाणु संख्या 2 है उसमें तो 2 ही हो जाएगा, जिसका 6 है उसमें 2 और 4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए जिसका 13 है उसमें क्या हो जाएगा, 2, 8 और 3। जिसका 18 है वो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। अब समान संयोजकता वाला तत्व कौन कौन है, एक आपका है P, एक Q, एक R और एक S, ये आपको बताना है। अब देखिए संयोजकता की बात, इसका तो पूरा हुआ है संयोजकता 0, इसका भी पूरा हुआ है संयोजकता 0, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 8 पुराने के लिए ये 4 वाला पार्टी है। उसके बाद इसका कितना, तो 3, तो 0 0 वाला भर सेम है, इसका मतलब P और S आपका सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब ऑप्शन नंबर C है। अगला सवाल, कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है, जिसका संयोजकता 4 हो। अब देखिए 6 वाले का क्या हो जाएगा, 2 और 4, 5 वाले का क्या हो जाएगा, 2 और 3, 7 वाले का 2 और 5, 8 वाले का क्या हो जाएगा, 2 और 6। अब संयोजकता 4 किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A में आपको दिख रहा है संयोजकता 4 वाला तत्व। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। सवाल कहता है कि इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। केवल कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध, हाइड्रोजन, आयनिक, समन्वय, सहसंयोजी, सहसंयोजी। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो पूछा हुआ है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा सहसंयोजी बंध, यानी साझेदारी वाला बंध बनाता है कार्बन कार्बन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। तभी आपको बताया कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ आपका कितना हो जाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा और कार्बन का क्या हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो साझेदारी का अगर हम लोग देखा जाए, देखिए एक कार्बन परमाणु के साथ कितना का होगा, तो एक कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर दोनों मिला के कहता तो भले 4 हो जाता। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो सिलिकॉन के समान यानी मतलब 4, तो 4 वाला कौन सा है, तो 4 वाला कार्बन और जर्मेनियम है। कार्बन और जर्मेनियम 4 वाला है। बाकी ये आपका संयोजकता 1 वाला पार्टी है, ये आपका +1 वाला पार्टी है, और ये आपका 2 वाला है, और ये आपका 1 वाला है, और ये आपका 4 वाला है, दोनों के दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल है, निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है। ये ढलवार नरम, सहसंयोजक आबंध, गलनांक क्वथनांक उच्च, केरोसिन में घुलनशील। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यही इनका गुण है, जैसे नमक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा, देख लेते हैं 38। सवाल कह रहा है कि सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्यों। क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल मीडियम या फिर मजबूत या कमजोर या फिर बहुत मजबूत। तो अगर इसका निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक है, इसका मतलब कमजोर होता है, जो बॉन्डिंग जो है वो कमजोर है, तब तो ऐसा है। इसीलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत कैसे बल से जुड़े होते हैं, विद्युत स्थैतिक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण या विद्युत बल। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थैतिक बलों से जुड़े होते हैं, जैसे Na+ और Cl-, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6, तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता आपका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल है, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। धनावेशित यानी प्लस वाला का, धातुओं का, तो धातुओं का 1 2 3 ही हो सकता है। धातुओं का संयोजकता कितना हो सकता है, 1 2 3 आपको याद रखना है। जैसे सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। तो ये आपका उदाहरण के रूप में आपका काम कर सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है, परमाणुकता, अनुभारता, सामान्यता या संयोजकता। तो उसका संयोजकता शक्ति यानी जुड़ने की क्षमता जो है वो संयोजकता कहलाता है। अगला सवाल है,
क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक यौगिक होने के कारण, उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण, कार्बन क्या दर्शाता है? हाइड्रोकार्बन एकल सहसंयोजक, अपरूपता या श्रृंखला। कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसका सहसंयोजक बंध बनाने के कारण वो कौन सा गुण दिखाता है? तो वो गुण है श्रृंखला बंधन, यानी कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो अपना खुद का चेन बनाता है। ऐसे बाकी यौगिकों में आप देखेंगे कि ऐसा लंबा चेन बनता ही नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? निम्न गलनांक क्वथनांक, उच्च गलनांक क्वथनांक, ऊष्मा विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलेय और कार्बन यौगिकों में विलेय। तो सहसंयोजक यौगिक का गुण कौन नहीं है? तो देखिए, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च तो नहीं होता है, निम्न होता है। अगला सवाल है, सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, बॉन्ड या तो सिंगल हो सकता है, या तो डबल हो सकता है, या तो ट्रिपल। इसका मतलब अधिकतम बॉन्डों की संख्या कितनी हो सकती है? वो 3 हो सकती है। 3 से ज़्यादा बॉन्डिंग आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। सवाल कहता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1, 2, 3 या 4? क्योंकि कॉपर अपना संयोजकता कभी कभी यौगिकों के अनुसार बदलता है, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 46। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 12 है, इसका मतलब 2, 8 और 2 होगा। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 होगा। त्यागेगा का मतलब 8 पुराने के लिए। अगला सवाल है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है? अमोनिया आपका ये है NH3, तो NH H और H। देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5, इसका मतलब ये 3 लेगा तो पैंचा में जाएगा 3, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी, जो भी अगर माइनस प्लस रहता तो माइनस वाला होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 49। एक सहसंयोजक अणु नहीं है, कौन सहसंयोजक नहीं है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन नंबर 4 ठो है। तो देखिए, जिसमें भी आपका कुछ ऐसा है, अच्छा ये वाला क्या है? ये आपका Ca है और ये आपका O है, और उसके बाद ये आपका 2+ है, ये आपका 2- है। तो यही तो आपका सहसंयोजक नहीं है, ये तो आपका साफ साफ आयनिक दिख रहा है, बाकी आपका सहसंयोजक है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरीन परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4, 5, 2 या 7? तो जवाब आपका 7 है। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण भी आपको पेश कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा Cl2O7। तो इस प्रकार के रेयर यौगिक में आपको ऐसे संयोजकता देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका जवाब ये है। तो ये रहे केमिकल बॉन्डिंग से आपके 50 सवाल। तो 50 MCQ जो कि ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार के सवालों का आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।